नमस्ते। आज का विषय है आंतरिक उपायों से रोग का उपचार। पहले एक बात स्पष्ट हो जाए कि ये आंतरिक और बाहरी ये दो अ, हमको अलग अलग भाग में नहीं करने चाहिए, क्योंकि रोग, किसी भी रोग का किसी भी अवस्था में उपचार सदैव आंतरिक होता है। माता जी ने बहुत सुंदर बात की है, द बॉडी इज हील्ड व्हेन इट वांट्स टू बी हील्ड। और इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लें कि किसी को खांसी जुकाम हो गया, वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देता है। क्या एंटीबायोटिक ने ठीक किया? नहीं। ठीक उसकी जो शक्ति है रोग निरोधक उसी ने किया, लेकिन एंटीबायोटिक उस चीज को सप्लीमेंट करती है। लेकिन कभी कभी सप्लीमेंट का एक दूसरा भी साइड इफेक्ट होता है। वो साइड इफेक्ट नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि दवाई का साइड इफेक्ट, तो उसका तो बड़ा सिंपल बात है कि जीवन का ही साइड इफेक्ट होता है। जीवन का साइड इफेक्ट है मृत्यु। तो अगर आप साइड इफेक्ट का सोचोगे तो सांस लेने से साइड इफेक्ट होता है, पानी पीने से साइड इफेक्ट होता है, मनुष्यों से बातचीत करने से साइड इफेक्ट होता है। तो आप क्या सब चीज़ें बंद कर दोगे, आइवरी फोर्ट में अपने आप को बंद कर दोगे? ये संभव नहीं है। तो दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इन सबको स्टडी किया गया है कि कितनी लेने से क्या होता है। तो वो मुद्दा ये नहीं है। समस्या कुछ और है। समस्या वही है जो यूक्रेन रशिया की भी हो रही है। यूक्रेन को बहुत दिलासा दिया गया कि देखो भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई समस्या होगी हम तुम्हारे साथ हैं। लेबोरेटरी बन गई वहाँ पे, बहुत सारे धन चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बात केवल आप में और आपके विरोधी में है। उस समय आपकी जो अपनी निज की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, बिकॉज आपको प्रॉप अप किया गया। पाकिस्तान की यही हालत हो रही है ये राष्ट्र के समूह पर, कि वो पैसा दो, हम करेंगे सब कुछ तुम्हारे लिए। पहले अमेरिका, अभी चीन। तो अब उसकी जो आंतरिक क्षमता हुई है वो धीरे धीरे वीक होती चली गई। तो बिल्कुल यही चीज हुई है मनुष्य के साथ कि उपचार तो सदैव ही आंतरिक होता रहा है। मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन कितनी पुरानी है, 200-300 अधिक से अधिक आप 400 साल पुरानी कह लें। मैं हिपोक्रेटिस और गैलन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस वो सब चीज़ें अब नहीं उपयोग में आती हैं। पर पहली एंटीबायोटिक अगर हम ये देखें कि 1900 के दशक में बनी, अगर पेनिसिलिन की डिस्कवरी लें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की 60, तो एक्चुअली बहुत पुरानी है नहीं, लेकिन मनुष्यता बहुत पुरानी है, इससे कहीं अधिक पुरानी है। तो कैसे वो सर्वाइव करती थी? आंतरिक उपचार। और अगर हम पशु पक्षियों को भी देखें तो वो आंतरिक उपचार उनका, अब हम लोगों ने उनको करप्ट कर दिया, डॉक्टर आ गए, वेटनरी ये वो। परंतु उनकी एक बड़ा ग्रेसफुल बीमारी होती थी, ऐसा नहीं है, बीमारी भी होती है और रुग्ण भी होते हैं, मृत्यु भी होती है, पर उसमें एक ग्रेस होती है, एक डिग्निटी होती है। अभी वो डिग्निटी ख़त्म हो गई है जीवन की। इतनी बड़ी वायलेंट सर्जरी ये वो दे के किसी भी तरह 80 साल का व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि मेरे 2 साल और खिंच जाए, मानो उसके रहने से पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये एक हम लोगों ने जो जीवन की एक महत्ता है उसको लूज़ किया है इसके माध्यम से। समस्या ये है कि हम कहीं ऐसे ना हो जाए इतने कमज़ोर कि कल को छोटी सी भी छींक लगने पर हमको बाहर से उपचार की ज़रूरत पड़े। और इस तरह की चीज़ें, लगभग ये ट्रेंड अब देखा जा सकता है। तो उस सेंस में हमको वापस ये स्मरण रखना चाहिए कि उपचार सदैव आंतरिक होता है। क्योर इज़ ऑलवेज बाय इनर मीन्स। इनर मीन्स से क्या मतलब है? अगर हम मानव शरीर को स्टडी करें तो हर ऑर्गन को प्रकृति ने जो क्षमता दी है उससे कहीं गुना, जो हम यूज़ करते हैं उससे कहीं गुना अधिक उसकी क्षमता है। जैसे फॉर इंस्टेंस किडनी, अक्सर लोग किडनी फेल हो गई, लेकिन एक किडनी पर आप सर्वाइव कर सकते पूरे जीवन। हार्ट, आपकी 35% हार्ट काम कर रहा है, लेकिन आप अगर नेचुरली एथलेटिक, रनिंग ये सब ना करें तो यू कैन कंटिन्यू टू लिव इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फेफड़ा, एक फेफड़ा नष्ट हो गया था अपने कुमार गंधर्व का, उन्होंने एक नया राग प्रकट कर दिया संसार में। ये 3 जो मुख्य ऑर्गन है, तो वास्तव में, और ये तो उनके उदाहरण है जिन्होंने रियल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो जो लोग करते हैं केवल फिजिकल लेवल पर, इनर हीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि शरीर की बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है? शरीर के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्थूल भाग, एक होता है उसका सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग में शरीर की चेतना होती है, फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो हम लोग और अधिक शरीर को स्थूल की तरफ ले जाते हैं। कैसे हम ले जाते हैं? बस भोजन करो, बस बैठ जाओ, गप्पे मारते हैं लोग, टीवी पर काउच पोटेटो। तो क्या होता है? शरीर और अधिक
जो उसके सूक्ष्म एस्पेक्ट्स हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं या और स्थूल की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। और कैसे सूक्ष्म और स्थूल में हम अंतर देखें तो कुछ इस तरह की है कि पानी के नीचे आपने अग्नि जलाई हुई है, तो पानी भी होगा, वाष्प भी होगा, दोनों होगा। तो पानी को हम देखें स्थूल और वाष्प को देखें सूक्ष्म, दोनों का अच्छा सुंदर तालमेल है। अगर अग्नि बंद हो जाएगी, पानी ऐसी पड़ा हुआ है, तो ना केवल वो केवल जल रहेगा और लंबे पीरियड तक तो वो ठंडा होता जाएगा, और अगर थोड़ा टेम्परेचर गया तो बस बिल्कुल वो फ्रीजिंग की तरफ चला जाएगा अगर बाहर का टेम्परेचर तापमान गिरता है। तो उसी तरह की कोई चीज़ मनुष्य की देह में होती है कि अगर हम इसको एक एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज नियमित रूप से, तो जो हमारे अंदर सीक्रेट फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो जागृत होती है, और कम से कम उसको ऑयलिंग मिलती रहती है। तो मतलब अब इसको अगर हम बड़े सिंपल ढंग से देखें कि लोग करते हैं ये चीज़ कि एक समय के बाद मेमोरी लॉस या बैलेंसिंग मैकेनिज्म ये सब आने लगती हैं मनुष्य कुछ लोगों के अंदर। लेकिन अगर देखा गया है कि जो लोग जैसे सुडोको करते रहे नियमित रूप से, या वो अपने ब्रेन को एक्सरसाइज देते रहे, हमारे यहाँ पे थे, जोसेफ नाम था उनका, तो वो उनको बड़ा था, वो आई यूज्ड टू मीट हिम, बुलाते थे कुछ कुछ समस्या अपनी डिस्कस करने, तो 75 की एज में, तो वो सारी एक्सरसाइज दिखाते थे मुझे क्या क्या करते हैं। जूडो मास्टर थे, तो बैकवर्ड चलना और फिर वो बैठ के सुडोको ये सब करना, और ये सब मुझे सुडोको क्या होता है उनसे ही मैंने सीखा। फिर बाद में मैंने लोगों को बताया एंड इट वाज सो हेल्पफुल। तो इस तरह से वो अपने माइंड को अलर्ट रखते थे और बॉडी को भी अलर्ट रखते। तो इससे क्या होता था कि जो मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन की उसकी, उनको एक ग्रीजिंग मिलती रहती है। पर अगर हम बचपन से जो बुढ़ापे तक की जर्नी है, तो हम देखते हैं कि बचपन में तो बच्चे खेलते रहते हैं, और खेलना चाहिए। ये कोई बच्चा अगर नहीं खेल कूद कर रहा है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। ना केवल इमीडिएटली अच्छा नहीं है, क्योंकि सारे शरीर वर्क्स लाइक वन यूनिट। तो अगर आप खेल कूद नहीं कर रहा है और केवल आप बोल रहे हो कि पढ़ने दो, तो कुछ समय के बाद ब्रेन शट होने लगता है, क्योंकि उसको जैसी सर्कुलेशन चाहिए, जो हार्ट की गति, ये सब पार्ट डिप्राइव्ड होते हैं नरिशमेंट के। तो खेलता कूदता रहता है बच्चा, तो ग्रो करता है, उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रोग को हटाने की एक टेंडेंसी रहती है, क्षमता रहती है। फिर बड़ा होता है तो वो चला जाता है, खूब पढ़ाई करो, उसके बाद वो काउच पोटैटो बनने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो नैरो होती हुई शट होने लगती है। खासकर क्या होता है बचपन में, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो उसका ब्रेन भी एक्टिव रहता है सब दिशा में। लेकिन जब वो पढ़ के स्पेशलाइज करता है, तो ही बिकम्स ए मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ नन। लेकिन दिस इज नॉट द गुड थिंग। ये स्पेशलाइजेशन का साइड इफेक्ट हुआ है। माता जी कहती हैं इट इज़ बेटर टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक सुचारू रूप से चीज़ें काम करती रहती है। और ये हम देखते हैं कि आश्रम में माता जी ने इस तरह का सिस्टम बनाया था। माता जी स्वयं अपने बारे में कहती, क्या आई वाज सो एवरेज, आई वाज लाइक ए एवरीथिंग शी न्यू, बट किसी चीज़ में उन्होंने स्पेशलाइजेशन ऐसे नहीं किया था। हालांकि वो और बात है कि पेंटिंग में एकदम अद्भुत है, और उन्होंने म्यूज़िक में तो एकदम नई प्रकार का म्यूज़िक निकाला। लेकिन अदरवाइज हम उनको अगर आप बोलेंगे म्यूज़िक मास्टर्स, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स, उसमें उनका नाम नहीं लिया जाएगा। पर इस कारण से उनके सारे मन प्राण शरीर में इतनी रुजुता थी, नमनीयता थी, प्लास्टिसिटी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज नंबर 1, क्योर बाय इनर मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज। नॉट जब आप एक्सट्रीम रुग्ण अवस्था आप हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, परहैप्स इट्स ए लिटिल लेट। पर अगर हम रेगुलर करें, कुछ नहीं, एक डेली वॉक करें, आधे घंटे 40 मिनट रोज वॉक करें, और आप रोज अगर ऐसे वॉक करेंगे 40 मिनट डेली 5 to 6 days a week, आपकी बॉडी की जो ऑयलिंग चाहिए वो हो जाएगी। बाकी अलग बात है, इसमें भी एक्सेस करना इज़ नेवर गुड, क्योंकि जब आप एक्सेस करते हो तो उसके अंदर एक तो ये भी, या मसल बिल्डिंग, वो भी दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो, मैं अच्छा लगूँ, ये सब भाव आ रहे हैं। तो माता जी कहती हैं कि शरीर को इसलिए एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि वो भगवान के लिए एक उपयोगी यंत्र बन सके, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अच्छा रहे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इनर मीन्स में ये भी आते हैं खान पीन। तो अगेन माता जी यहाँ रूल, जो रूल है हेल्दी लिविंग का, गोल्डन मीन, बहुत चीज़ें बदल गई एरिस्टोटल के समय से, लेकिन ये चीज़ वैसी की वैसी है, द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन क्या है? कोई भी चीज़ अति में अच्छी नहीं और बिल्कुल नहीं वो भी अच्छा नहीं। ना इस तरह का सन्यासी का एकदम परहेज कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं हमेशा एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, वो एक एक्सट्रीम होता है।
और वहीं दूसरा एक्सट्रीम है जहाँ मैं जो मर्जी जैसे मर्जी वो करूँगा, इंडल्ज करूँगा लाइफ। ये दोनों एक्सट्रीम है। तो एक गोल्डन मीन, और हर किसी को अपना बैलेंस ढूंढना होता है कि क्या उसके लिए सही है फ्रॉम टोटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो गोल्डन मीन भोजन में भी अप्लाई करता है। माता जी जो कहती हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आजकल आई है बड़ी कीटोन डाइट, उसके साइड इफेक्ट कोई नहीं बताता है। प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंसिडेंटली, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो केवल एक चीज़ देखेंगे। सो वन शुड नॉट गो बाय जस्ट व्हाट्सएप कंप्लीट प्रोपेगेंडा। ठीक है, किसी चीज़ में सहायता करती है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम्स होते हैं कि मैं फास्ट रखूँगा, माँ कहती है उसकी जगह अगर तुम नियमित समय पर खाओ और सही मात्रा में खाओ जितनी तुम्हें भूख लगी है, तो इट्स ए फैक्ट कि आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है जब हम अधिक खाते हैं, दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न, एटलीस्ट आई हैव टू लर्न। तो क्या होता है कि अब कॉन्शियसली खाना, अब वो एक हैबिट पड़ जाती है। कैसे हैबिट पड़ती है रॉन्ग खाने की? आप खाते समय आपको लगता है खाना भी कोई चीज़ है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आपने टीवी लगा लिया। क्या होता है कि आपके जो क्यूज़ होते हैं ना बॉडी के, वो चले जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये होता था कि मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, अभी भी ये टेंडेंसी है, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो चलो ईमेल रिप्लाई कर दो, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि आपका ध्यान शरीर पर नहीं है। तो कब आपकी हंगर वो लाइन ख़त्म हो गई ये पता नहीं चला। और खाना भी तब चाहिए जब हंग्री हो। तो लेकिन अब हम लोग को सब ये सब, जब भूख लगेगी तब कहाँ खाना होगा, चलो खा लो, 8 बजे खा लो, वो भी ठीक है, एक नियमित टाइम रख लेना, इज़ ओके। लेकिन जब हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो शरीर की जो ऊर्जा है वो उसको पचाने में चली जाती है। तो दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स गोज इन टू सिलिएस्ट वर्क विच इज़ टू डाइजेस्ट द थिंग्स। और इसका एक कारण ये भी है कि जो ये वेस्टर्न चार्ट्स आती हैं, इतनी कैलोरी, इतना ये आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे कौन सी स्टडीज से ये सारे फिगर्स निकाले, पर आप जाएंगे स्टैंडर्ड चार्ट लिस्ट में आएगा। तो बात इसके नहीं है। और कुछ लोग माइंड में कोलेस्ट्रॉल ये खाने से, वो भी डर। आप नॉर्मल हमारे तो जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स तक ही आई नो दैट, ये सब नहीं जानते थे, पर वो ये जानते थे समुचित आहार करो, नियमित व्यायाम करो, सुबह में उठ के मंजन करो, आँख में अंजन करो, रोज़ सुबह शाम नहाओ, पूजा करो, ठीक रहोगे। और चलता था ठीक, क्योंकि उनका माइंड भी ऐसे मैसेज देता था। अब माइंड के अंदर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, अरे मैं ये खा रहा हूँ बीमार ना पड़ जाऊँ, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अब माइंड की जो पावर है शरीर को मैसेज देने की, माइंड गिव्स द मैसेज। इसकी अभी हाल में मैंने एक शायद वीडियो फॉरवर्ड भी किया, उसको आप देखिए कि किसी का एकदम एक आर्टिफिशियल हैंड लुकिंग लाइक रबर का हैंड है, वो उसका हाथ नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, और कवर करके उस व्यक्ति का हाथ कहीं और रखा हुआ है। अब वो धीरे धीरे प्राइम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इस हाथ और इस हाथ को साइमल्टेनियस टच करते हैं। तो एक समय आता है जब इसको टच करते हैं लेकिन सेंसेशन यहाँ से जा रहे हैं माइंड को। उसके बाद जब इस नकली हाथ, मतलब रबर के हाथ पर वो मारता है, तो ये हाथ एकदम उठाता है कि जैसे चोट लगी है ये। और ये होता है फैंटम लिम्ब, हम सब जानते हैं फिनोमेना की। इस पर पूरी एक कहानी, पूरी एक वंडरफुल नॉवेल लिखी गई है। एक व्यक्ति ने जो भुक्तभोगी था, वन मैन स्टैंडिंग, तो उसमें वो एक एक्सीडेंट में उसका एक पाँव चला जाता है, और वो सारे समय इतना परेशान रहता है कि मेरा पाँव में ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो। वो पाँव चला गया था, लेकिन माइंड के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन था कि पाँव है। इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। आपका पाँव नहीं है, आप उसको दिखा रहे हो कि पाँव नहीं है, लेकिन माइंड कह रहा है कि पाँव है। ना केवल पाँव है, उसमें दर्द हो रहा है। और अगर आप बोलोगे कि भाई तुम्हारा पाँव ही नहीं है, तो मानेगा नहीं, वो कहेगा ये डॉक्टर मुझे। लोग वायलेंट, आई हैव सीन, एक्चुअली देखिए मैंने, क्योंकि ये हमारे साइकेट्रिस्ट में आती है कि लोग वायलेंट हो जाते हैं कि आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, आप हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्योंकि माइंड की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी है। अल्टीमेट जो 6 सेंस इंडियन साइकोलॉजी में कही गई, अंतःकरण, द इनर इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए माइंड को हम किन चीज़ों से प्राइम करते हैं, फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आपने माइंड को प्राइम कर दिया कि ये सब चीज़ें लोगे तो ये होगा, वो होगा, ये स्लॉट में आ गया जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन आई। साथ में आपने ये दवाइयाँ लोगे तो ठीक रहोगे, ठीक रहो। अब माइंड इतना प्राइम हो चुका है, अगर साधारण भाषा में कहें तो पक चुका है, कि अब उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन की जगह नहीं, वो ट्रेंड हो गया है। जैसी छींक आई मेरी मृत्यु निकट है,
यमराज कोरोना के रूप में मेरे पास आ गए। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रेन प्राइम कर दिया है टेलीविजन के द्वारा, इसके द्वारा। बात ये नहीं कि क्या सत्य है, सत्य क्या है इसको जानना बहुत कठिन है। विज्ञान के माध्यम से बिल्कुल नहीं आप जान सकते हैं, क्योंकि विज्ञान केवल सरफेस चीज़ों को एनालाइज करता है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी सो मेस्मराइज्ड। तो अब भोजन, तो एक आप अपना नियम बना लीजिए, उसमें सबसे सिंपल रूल है बैलेंस्ड। उसी तरह निद्रा, स्लीप एंड वेकिंग का एक बैलेंस होना चाहिए। निद्रा नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपको भी और दूसरों को भी, क्योंकि आप सोएंगे नहीं, दूसरे को उठाते रहेंगे हर 4 घंटे पे, उठो जी देखो क्या मेरे प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे पास आते हैं पेशेंट, तो जब जो एल्डरली होते हैं शादी ब्याह वाले, तो वो जो उठ रहा है उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड कहता है कि हर 4 घंटे में ये मुझे उठा देती हैं, तो अब किसका इलाज करो? तो मैंने कहा आप ही एक दवाई लेके अच्छे से सो जाइए, आपको पता है। नहीं मैं कैसे करूं? तो अंत में उन्होंने एक केयर टेकर रखा, क्योंकि वो भूल जाती हैं। वो जो लेडी हो कहती है मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो निद्रा का भी अब ये हैबिट्स डालनी चाहिए। और अनिद्रा, क्योंकि नींद के समय बहुत कुछ रिपेयर होता है हमारे शरीर में, और अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, उसका बेस्ट होता है, आज ही बड़ा सुंदर माता जी का मैसेज है कि अगर आप प्रकृति के साथ ट्यून करो तो बहुत अच्छा है। प्राकृतिक रूप में 11 to 5:30 इज़ द टाइम जब हमारे शरीर के अंदर स्लीप हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं 10:30 के करीब, और 11:30 तक वो एक पीक पर पहुंच रहे होते हैं। और वेकिंग हार्मोन्स 4:30 से शुरू हो जाते हैं और 6 बजे तक पीक पर पहुंचते हैं। तो आप न तेरी न मेरी बीच का एक नियम बना लो कि 10:30 बजे मैं सोने के लिए जाऊंगा, 11 बजे तक नींद आ जाएगी, बहुत हुआ तो 11:30, दैट्स फेयर एनफ। डोंट गो पास्ट मिडनाइट। अब एक आध दिन कोई काम है, कोई चीज़ में उसमें हो गया व्यक्ति, ठीक है, और सुबह में 5:36 के बीच में, इट्स ए फेयर एनफ थिंग। सूर्योदय के साथ से वो ऊर्जाएं जो होती हैं शरीर को एक्टिवेट करती है। ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं जो इंसान अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसी तरह बावल मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें एक्चुअली बड़ी सिंपल और बड़ी सहायक होती हैं हमारे। अब इनर मीन्स केवल अंदर में कोई फैंटास्टिक चीज़ नहीं है, इसमें लाइफस्टाइल इज सो इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया। फिर वर्क और रेस्ट का भी एक सामंजस्य होना चाहिए। कुछ लोग नहीं, हम काम करते रहेंगे सर, तो क्या होता है कि शरीर की जो शरीर में 2 एक्टिविटी होती हैं, एक तो मतलब जो कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। जब आप काम करते हो तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है, यानी टूट रहा है शरीर के अंदर, डिफरेंट आपकी ब्लड यूटिलाइज हो रहा है, आपकी मसल्स के फाइबर थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, मान लो लिखने का काम है या जो भी ब्रेन के नसों में, तो वो एक टाइम के बाद फटीग आने लगता है। दूसरी होती है एनाबॉलिक, अब उसको बिल्डअप करने की प्रोसेस होती है। नॉर्मली एनाबॉलिक एक्टिविटी निद्रा के समय पर होती है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि 2 घंटे काम के बाद ये जनरली एडवाइस दी जाती है कि आप 5-10 मिनट का रेस्ट लो। खैर भारत में तो रिवर्स बताने की ज़रूरत है, यहाँ तो 2 घंटे रेस्ट के बाद 10 मिनट को काम के लिए आता है व्यक्ति। जब किसी से पूछे तो बाबू साहब अभी आया नहीं है, कभी ब्रेकफास्ट करने चले गए, चाय पीने चले गए। तो भारतवर्ष में तो रिवर्स की प्रॉब्लम है। पर फिर भी थिंग इसकी 2-2.5 घंटे के बाद 2 घंटे नॉर्मल कोर्स में आप कंसंट्रेशन सस्टेन कर सकते हो। यहाँ उसकी बात हो रही है, यहाँ काम में कंसंट्रेशन चाहिए आपको। और उसके बाद में आपको 5-10 मिनट यू शुड जस्ट सिट क्वाइट, अलाउ द बॉडी टू बिल्ड अप सम स्टोर, सम रिजर्वायर, एंड देन व्यक्ति कंटिन्यू करे। तो ये सारी चीज़ें इसका एक पार्ट हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हम अकेले नहीं, हम संसार से जुड़े हुए हैं। संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के साथ हम मिलते हैं, उठना बैठना होता है। हम लोग मॉडर्न एजुकेशन ने ये सब चीज़ों के प्रति हमको असंवेदनशील बना दिया है। और हमारा उठना बैठना फिर कैसे होता है ये देख करके कि उसकी जेब में कितना क्रेडिट कार्ड का साइज़ है, और या फिर अरे ये तो बहुत बड़े आदमी है। पता है आज तक मुझे समझ नहीं आया बड़ा आदमी कौन होता है। तो कभी मन करता है कि मैं पूछूं कि आप बड़े आदमी हैं, क्या आपने मृत्यु पर, रोग पर विजय पा ली है? बड़ा आदमी क्या होता है? साइज में बड़ा नहीं है, अंदर बड़ा नहीं है, वही कामनाएं, वही ग्रीड, वही सब कुछ है। तो बड़ा आदमी किस चीज़ का हुआ? भाई इनका नाम बड़ा है। तो उस समय याद रखना चाहिए काका हाथरसी की कविता, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। तो खैर जो भी है, लोग सोचते हैं कि इससे कुछ हमें फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों से ना बहुत करीबी अच्छा है, ना दूरी अच्छी, मतलब ना दोस्ती ना दुश्मनी। क्योंकि दोस्ती में उलझ गए
तो वो राहु केतु से दोस्ती करने की प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन आप अलग होगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, तो जस्ट स्टे इनडिफरेंट। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके अंदर अच्छी ऊर्जा पैदा करते हैं। ऐसे लोग हैं संसार में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो डिग्री से कनेक्शन नहीं है उनका। एम्बिशियस व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जाएं नहीं होती हैं। एम्बिशियस व्यक्ति तो बस मैं कैसे दौड़ में आगे निकलूं, तो वो तो गिवर है ही नहीं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के अंदर बहुत रेयर चांस है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन, एक्सेप्शंस आर देयर। आवर ओन प्राइम मिनिस्टर आई डू बिलीव इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो एक सन्यासी का जीवन जिया है, वो एक विभूति कैटेगरी में आ गए। बट अदरवाइज क्योंकि वो तो केवल लेना जानते हैं, और अगर वो दे रहे हैं तो वो दुर्योधन की तरह दे रहे हैं कि उसके पीछे कर्ण तू मेरे साथ खड़ा होगा। तो बी केयरफुल। सरल लोग जो सिंपल हैं, हृदय के अच्छे हैं, जो देना जानते हैं, नहीं तो आपकी एनर्जी सेप्ड आउट हो जाएगी। अब आप एक विशेष काम में लगे हैं, जैसे माता जी अब चारों तरफ उन्होंने अपने असुर नाग भूत प्रेत सब रखे हुए थे, वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज इन जनरल इट इज़ हार्मफुल। द मोस्ट harmful contact that human beings can have is with human beings. So अक्सर लोग पता नहीं भूत प्रेत से क्यों डरते हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते आपका, लेकिन ये जो है बड़ा भयानक होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इलविल होती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो, और पता भी चल जाए तो आप क्या करोगे? अगर वो हस्बैंड या वाइफ है तो व्हाट कैन यू डू? पर ऐसा होता है कि वो इलविल आपको इफेक्ट करती है। इसलिए बी केयरफुल ऑफ द कंपनी यू कीप। पार्टी जाना ये सब, तो ऑल दीज थिंग, ये नहीं कि मत करो, बस ये कि सचेत रहो। माता जी बार बार कहती हैं कॉन्शियस लाइफ, वाइटल इंटरचेंज, एनिमेटेड डिस्कशन, तू सही कि मैं सही, अंत में दोनों गलत, कोई फर्क पड़ा आज तक? एटलीस्ट मेरा तो एक मतलब, अगर मैं अपने अनुभव से देखूं, मैंने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी आर्ग्यूमेंट से कभी कन्विंस नहीं होता है। वो जिस चीज के प्रति ऑलरेडी कन्विंस है, वो आर्ग्यू उस चीज को जस्टिफाई करने की नहीं करता है। यू कैन नेवर कन्विंस एनीबॉडी विद एनी आर्ग्यूमेंट। ओपिनियन सबकी बनी हुई है, फॉर गुड और वर्स डजंट मैटर, लीव हिम विद दैट ओपिनियन। जैसे कि रिलीजियस कन्वर्शन बैड है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल कन्वर्शन बैड है। ठीक है, उसको जीने दो अपने हिसाब से, सीखेगा, उसको बहुत सारी मैकेनिज्म्स है प्रकृति के अंदर सिखाने की। बड़े बड़े अहंकारी के मान टूट गए, जो सोचते थे कि हम बहुत बड़े हैं, उनके अपने हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति, जिससे ज़्यादा पावरफुल कोई असुर नहीं हुआ एक्चुअली। रावण वन सब उसके सामने नतमस्तक हो जाते, इतनी शक्तियों का स्वामी था। किससे हारा? अपने बच्चे से हारा था। घर में ही आ गए, भगवान कहते हैं कि तेरा अहंकार तो मैं बच्चा बन के तोड़ूंगा। तो डोंट एंटर इनटू ऑल दिस डिबेट डिस्कशंस एनिमेटेड। अंत में आपका भी सिर भारी होगा, दूसरे का भी भारी होगा, फायदा केवल ट्रक कंपनीज का होगा। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, जहाँ तक संभव हो चुप रहो, माता जी का ध्यान करो, नाम लो, शांति पुकारो। लेकिन कई सारे वाइटल इंटरचेंज एनिमेटेड नहीं होते हैं, वो प्यार मोहब्बत वाले भी होते हैं। उसमें भी बहुत कुछ ट्रांसमिट होता है अनकॉन्शियसली, क्योंकि जब हम किसी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस बड़े आ रहा है। तब आपने देखा होगा कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो अनगार्डेड होते हैं, और वो अनगार्डेड मोमेंट है जिसमें उसकी चेतना फ्रीली आ रही है अंदर, हमारी चेतना फ्रीली जा रही है। वन मे नॉट माइंड इट, इट्स ए डिफरेंट रीज़न, क्योंकि लव में बहुत कुछ इंसान करता है, लेकिन ये पता होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। और प्रेम ऐसे नहीं है कि हर किसी के साथ वो तो हमारे बड़े प्रियजन हैं, तो वाइटल इंटरचेंज होता है जो इट्स नॉट वेरी गुड। ये हो गया एक जनरल। इसके बाद ये तो एक बार बार की चीज़ है, लेकिन ये इनर मीन्स में आता है। इसके बाद इनर मीन्स में एक लेयर और अगर हम पीछे जाएं तो हमारी विल और फेथ दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी चीज़ में, एंड दी कैपेसिटी टू एंड्योर। अब कैपेसिटी टू एंड्योर, अब हमारी जनरेशन बहुत फॉर्चुनेट थी, और जो थोड़े से मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में पैदा होते हैं बहुत फॉर्चुनेट हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी एंड्योरेंस डेवलप हो जाती है। अब आपके पास साधन नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी एंड्योरेंस को डेवलप करते हो। लेकिन जो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, जो घर में डल्ला पिलो में बीच में, रियली दे आर वेरी अनलकी ऑनेस्टली, मतलब शायद भगवान ने, ये कृपा नहीं है, पनिशमेंट है, तो उनकी जो क्षमता होती है बहुत गिर जाती है। एंड दिस समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड। ये तो आप देखिए, अमेरिका से लोग आते थे, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। अब उनको कहीं पानी नहीं, मुझे तो बिस्लरी का पानी चाहिए। कभी आपने देखा है कि इंडियन को ये सब ढूंढते हुए?
हम लोग तो जाते कुएं का पानी पीते थे, तो ये सब थॉट नहीं आया कि भाई ये कौन सी ब्रांड, हमको अभी भी कोई पकड़ा के देता है बॉटल में पानी भर के, आप जाते हो होटल में, वो कहता है रेगुलर या मिनरल वाटर, आप कहते हो रेगुलर वाटर, डू यू आस्क हिम आल्सो कौन से फिल्टर से फिल्टर किया है, वी ड्रिंक इट एंड वी आर फाइन, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में वो एंड्योरेंस की कैपेसिटी है बहुत अधिक, क्या होगा थोड़ी होती है, थोड़ी बहुत रोग बॉडी के लिए वो इम्यून स्टिमुलेंट का भी काम करते हैं, तो हर चीज़ की एकदम मैं 1 मिनट को भी कभी बीमार ना पड़ो, दे आर चैलेंजेस थ्रोन एट द बॉडी। सो ये एक पार्ट है जहाँ पे हम लोगों को एंड्योरेंस डेवलप करनी चाहिए। ये नहीं कि हर छोटा सा बुखार हुआ है पैरासीटामोल ले लो, क्या मैं एंटीबायोटिक शुरू कर दूँ, वेट फॉर अ डे, इट्स ओके, वेट फॉर 3 days, यू विल बी फाइन। ठीक है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, पैरासीटामोल ले लीजिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक ले लीजिए, वो एक अलग बात है। बट ये कि एकदम भय से हम जो भागते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। एंड्योरेंस। दूसरा है फेथ। फेथ का ऑपोजिट है फियर। फियर से हमारी सारी मैकेनिज्म्स कंफ्यूज हो जाती हैं। ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि अगर आपके घर के बाहर एक लोकल गुंडा खड़ा है और आपने कहा कि बम्बई का माफिया डॉन आ गया, अब आप क्या करोगे? आप मोस्ट लाइकली घर छोड़ के भाग जाओगे कि ये तो पिस्टल विस्टल लेकर के आए होंगे पूरे, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग टू फियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पुलिस को फ़ोन करिए, बताइए, और अगर आपके अंदर वो सच्चाई है, इट वर्क्स। अब जब फियर होता है व्यक्ति तो ये सब नहीं सोचता है, वो भागता है इधर उधर, अरे मेरा क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, तो आपकी थिंकिंग बड़ी क्योटिक हो जाती है और इसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। कोरोना के समय ये सब जानते हैं कितने लोग मरे, क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपर रिस्पॉन्स हो गई, जिसके कारण लंग्स में हाइपर इन्फ्लेमेशन हुआ। रोग से कहीं ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम ने डर के काम करना शुरू किया, लाइक एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ कि स्टीरॉइड से फ़ायदा हो रहा है, हालांकि इन जनरल नहीं देते हैं वायरल उसमें, लेकिन इतना डर के कारण हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि भय सबसे भयानक इम्प्योरिटी है और भय का एंटीडोट फेथ है। अब फेथ का क्या मतलब हुआ? फेथ का मतलब एक डेस्टिनी में फेथ, ईश्वर में फेथ। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दवाई लिख रहा है, साथ में आप ये देख रहे हो कि वो बगल वाला डॉक्टर तो ज़्यादा क्वालिफाइड, आप देख के आए हो तो आप चले जाओ उधर। माँ कहती है गो टू ए डॉक्टर इन होम यू हैव फेथ एंड टेक द मेडिसिन दैट ही हैज प्रिस्क्राइब्ड विथ फेथ। तक कॉम्प्लिकेटेड माइंड को क्यों करना है? अब फेथ नहीं है उस डॉक्टर पे, मत जाओ, गो टू समबडी यू हैव फेथ। इट्स नॉट हिज डिग्री जो क्योर करेगी। मुझे याद है बचपन में हम लोग जाते थे, एक प्रॉपर एक MBBS डॉक्टर था, लेकिन उसको देख के ही लगता था कि पता नहीं क्या है, वो इतना सीरियस बैठ के सिगरेट पी रहा होता था। हालांकि वो हमारे जान पहचान के थे, सभी थे, छोटा गांव था, लेकिन उसको देख के ना लगता था यहाँ नहीं जाओ, कुछ गड़बड़ है। एक और थे, वो इतने भयानक थे कि उनके पास एक बार आई स्टिल रिमेंबर कोई चीज़ लेके गए, हो माय गॉड क्या हो गया, कलकत्ता ले जाओ, ऐसे करते थे। और एक थे हमारे RMP थे, जस्ट एक कोई डिग्री नहीं थी। लोग अक्सर बोलते हैं ना ब्रिज कोर्सेज की, प्रॉब्लम ब्रिज कोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के अंदर वो हीलिंग सेंस लाने की। तो एक थे वो, उन्होंने MBBS नहीं किया था, आपके सामने बैठ कर किताब खोलेंगे, फिर बोले हैं क्या हुआ है, फिर ढूंढ ढांड के वो एक, अच्छा इसको ये वाला मिक्सचर दे, पर इतने प्यार से बात करते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहा है आजकल। तो जब तक हम आते हैं हमको लगता था कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है क्या, फेथ इंड्यूस करने की, आपका जिस तरह से फेथ आता हो, इट डजेंट मैटर। माता जी ने कहा कि यू कैन कीप इवन ए परफोरेटेड कॉइन विद यू, कि ये आपका लकी चार्म है, कीप इट। या आपने किसी भी रूप में भगवान को, अब भगवान देख लेंगे। फेथ को कल्टीवेट करना, ये बहुत अगेन एनालिटिकल माइंड के कारण फेथ चला गया। फेथ क्या है? इट इज ट्रस्ट इन थिंग्स विच आर अनसीन। जो आप लॉजिक और रीजन से नहीं पकड़ सकते, फेथ वहां चला जाता है। तो फेथ को बरकरार रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए ऐसे लोगों की संगति से बचो जो हाइपर एनालिटिकल और डाउट से भरे हुए लोग हैं। तो ये फेथ हो गया। तीसरा विल। ध्यान से देखो कि मेरे अंदर सच में ठीक होने की विल है कि नहीं है। ये कई बार लोग कहते हैं ऑफ कोर्स आई वांट टू लिव, तो मैं तो कहता हूँ ध्यान से देखो, कोई कोना है तो आप देखें कि हाँ एक कोना होता है, डिफिटिस्ट भी होता है, जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं। एक समय कहता है यार इससे अच्छा तो लेट मी किक द बकेट, बकेट लिस्ट उसमें चली जाए। होता है एक कोना, हर किसी में होता है वो।
कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो यू हैव टू वर्क अपॉन दैट कॉर्नर कि उसके अंदर क्या है। तो वहाँ पे एंड्योरेंस, फेथ, ये सब चीज़ जरूरी होती है। सरेंडर, अंत में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, सरेंडर। माँ, हमारी बहुत सीमाएं हैं, नहीं कर सकते, आप संभालो। एंड माँ जिस तरह से करती है वो हम कल्पना नहीं कर सकते। आई हैव सीन इट दैट हर वे इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। इट बैफिल्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस। बार बार इसका अनुभव होता है। आप चाहते हो इस तरह से करें, ये इट डजंट वर्क आउट। माँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ये ठीक कर दो। माँ बोली, मुझे पता है ना। और तो वैसे जो डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज ना कहते हैं डॉक्टर हमको ये हो गया, आप ये वाली दवाई दे दो। अरे उसको पता है क्या देना है नहीं देना है। वैसे ही जब हम माँ को, एंड व्हेन वी सिंसियरली लीव इट टू हर, शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम बियॉन्ड सोल्यूशन। मतलब वो आप प्रॉब्लम जो आई है आपको इवॉल्व करने के लिए, वो इवॉल्व कराती है। और आपकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है ना, उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको वो देखभाल करती है। हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में और कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। तो लर्न टू सरेंडर, ये सब इनर मीन्स में है। फेथ, सरेंडर, विल टू लिव, उसका एक सॉलिड कारण होना चाहिए। कारण होता है एम। जब लक्ष्य होता है ना तो विल टू लिव भी ऐसे होती है। ओके, जब तक ये पूरा नहीं होता, वो एलिजाबेथ की स्टोरी है ना, बट डेथ कैन वेट। तो ऐसा लक्ष्य रखो कि जिंदगी जीने के योग्य हो, और मृत्यु भी जब हो तो आपको लगे कि हाँ कुछ किया, धरती को कुछ दे करके गए, चोर की तरह नहीं चले गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनर मीन्स हैं। इसके और भीतर एक चीज़ होती है, और उसको केवल हम लोग टच करेंगे, वो है कि शरीर में ये रोग आया कहाँ से, कौन सी चीज़ खुली हुई है, कौन सी डिसहार्मनी है। तो डिसहार्मनी जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होती है, इसीलिए जो पुराने उसमें पढ़ेंगे स्क्रिप्चर्स में, कहते हैं पंच प्राण, पंचवायु। तो पंचवायु क्या है? प्राण की ऊर्जा 5 चैनल्स में बहती है। और इसको अगर हम सिंपल ढंग से समझें, नॉट गोइंग इनटू द सिमेंटिक्स बट डीमिस्टिफाइंग, वो ये कि एक है आपका ये एरिया, सर, स्पीच, वाणी, इसमें तो वो प्राण क्या करता है? फीड करता है हमारी इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्चुअल साइड को इत्यादि। फिर एक होता है वो, ये दोनों हायर है, हायर वाइटल, इमोशंस इत्यादि को फीड करता है। 2 लोअर होते हैं, एक होता है एम्बिशन इत्यादि में, डिजायर्स, एम्बिशन, और फिर जो लास्ट लोअर है वो बॉडी, सेक्सुअल एक्टिविटीज, फूड, इनको फीड करता है। और एक होता है जो बैलेंस करता है, यहाँ से वो चैत्य सत्ता का, साइकिक लाइफ को वो डेवलप करता है। अब साइकिक लाइफ बैलेंसिंग है, समान यहाँ पर है, सीट ऑफ द साइकिक लाइफ। साइकिक लाइफ अगर डेवलप करेंगे तो इट बैलेंस ऑटोमेटिकली, क्योंकि साइकिक लाइफ को हार्मनी पसंद है। और उसको अगर आप वो देख लेता है कि डिसहार्मनी हो रही है, तो अपने आप वो बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करता है। अगर साइकिक लाइफ के अंडर आ जाए जीवन तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज किसी भी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा, तो अपने आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल उसमें जा रहे थे, तो आपकी कॉन्शियसनेस आएगी हृदय के अंदर वो, बिकॉज यू नो दैट हैज़ टू बैलेंस आउट। या बहुत ज़्यादा एम्बिशन में जा रहे थे तो यू आर पुट टू रेस्ट टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं किस भीड़ में जा रहा हूँ। या बहुत ज़्यादा एकदम डिज़ायर्स के लोअर उसमें चले जा रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी और ये सब चीज़ों में, केवल भोजन और यही जीवन का लक्ष्य है, तो अगेन आप क्या कर रहे हैं? प्राण की ऊर्जा को इम्बैलेंस कर रहे हैं। और इस ऊर्जा की इम्बैलेंस के पीछे क्या होता है? इट इज़ द कॉन्शियसनेस, प्राण के पीछे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो अल्टीमेट क्योर होता है अंदर में, शिफ्ट द नीडल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक कहानी के साथ ये बंद करेंगे, शिफ्टिंग द नीडल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक एंड्रो वील की किताब है, क्या नाम था, एनीवेज बहुत अच्छी किताब थी। डॉक्टर है, एमडी, अमेरिका में, और उसने लिखी, ये नहीं अमेरिका इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि उड़ीसा के गांव का एक डॉक्टर ने लिखी है तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए लेकिन पेपर बैक एडिशन तो लोग, अच्छा उसने लिखी है किताब। एनीवेज, तो बड़ी सुंदर किताब में एक वर्णन आता है एक महिला का। तो वो महिला स्टेज 4 कैंसर, ओवेरियन कैंसर था, सब जगह चला गया था। तो एक समय था जो अमेरिका में ऐसे लोगों पे रिसर्च कर रहे थे LSD के यूजेस की, क्योंकि अब वो मरने वाले हैं, तो वो एडिक्ट होंगे तो कोई बात नहीं है। तो उस मतलब परमिशन लेके उसको LSD दी गई।
तो फिर एलएसडी के बाद वो एक हिप्नोटिक स्टेट होती है, उसमें वो पूछने लगते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो पूछा कि डू यू वांट द बेबी। तो एक पॉज के बाद बोली यस। उसके बाद वो अंदर में उसके क्या गुजरा किसी को नहीं पता चला। वो बाहर आई, वो रिकवर होना शुरू हो गई। अभी वो एलएसडी के कारण नहीं था, एलएसडी ने उसके पूरे जीवन को रीओरिएंट करने का एक अवसर दिया। वो जो आई वांट द बेबी से उसके अंदर में आत्मंथन हुआ, जिसकी कहानी उसने बाद में बताई। बोली मैंने रियलाइज किया कि क्यों मेरे अंदर मरने की इच्छा है। तो उसने क्या क्या बदला, कहती मैंने अपना जीवन बदला, लाइफस्टाइल बदला, हस्बैंड बदला बहुत जरूरी, अपना जॉब बदला, ये सब बदल दिया मैंने। और वो 20 साल तक, जब तक ये किताब लिखी गई थी, शी वॉज नॉर्मल, सारे कैंसर सेल्स रिग्रेस हो गए। तो ये अंदर में इम्बैलेंस क्या किया उसने, केवल नीडल को शिफ्ट किया। आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ, माई ट्रू लाइफ। अब तक मैंने जो जीवन जिया वो इसके लिए, उसके लिए, नाउ आई वॉन्ट टू डू। तो उसने साथ जॉब बदल दिया कि जो मैं करना चाहती थी वो करूंगी। तो दिस इज हाउ, अब एक तरह से ये रीबर्थ हो गया ना। मृत्यु क्या ढूंढती है, रीबर्थ। चल ठीक है, तेरे को एक सेकेंड चांस मिलेगा, गिव योर सेल्फ ए सेकेंड चांस इन दिस वेरी लाइफ। जिंदगी आएगी दोबारा, लेकिन इसी लाइफ में जी लो दोबारा। नमस्ते।